आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के साथ है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रतिदिन आते हैं, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और यही तो उद्देश्य है रेडियो डॉक्टर का कि हम आपके पास आते रहें। पर आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे पास आएं। कैसे आएंगे ये तो हम प्रतिदिन बताते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पर ये आप तब करेंगे तब आप जानेंगे कि आज का विषय क्या है। तो आपको बता दें कि आज का विषय जो हमारा है वो हमारी आंखों से जुड़ता है। अभी चल रहा है ब्लाइंडनेस अवेयरनेस वीक। आज शुरू हुआ है ये सप्ताह जो 1 से 7 अप्रैल तक हर वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है अंधता और दृष्टिहीनता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ अपने आंखों की देखभाल कैसे करें, दृष्टिहीनता के कारणों को जानें, इसके निवारण को जानें और इससे बचाव के तरीके को अपनाएं। ये सारे उद्देश्य आज पूरे करेगा आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और शालिनी जी, आपका भी जो है अभिवादन है कि बहुत ही अच्छा एक टॉपिक आपने पिकअप किया है इस हफ्ते के लिए कि ब्लाइंडनेस जो है हमारे देश में नहीं दुनिया भर के लिए जो है एक बड़ी समस्या है। और जैसे जैसे हमारे जो है इस सदी के साल आगे होते जा रहे हैं वैसे समस्या भी बढ़ती जा रही है जी। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एक मौका है जहां हम बात कर सकते हैं कैसे हम ब्लाइंडनेस के बारे में जानें, कैसे उसका रोकथाम कर सकते हैं या कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। तो इस बारे में आज बहुत डिस्कशन अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, और हमारी उम्मीद है कि इस डिस्कशन में हमारे श्रोता पूरा साथ देंगे हमारा, क्योंकि ये कार्यक्रम हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आपकी जागरूकता ही हमारी सफलता है। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़िए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल के साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको हमारे श्रोता जानते हैं, आप पूर्व में भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं और हमारे श्रोता निरंतर हमें लिखते हैं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो आज मौका मत चूकिए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ 4 बजे तक स्टूडियो में रहेंगे। आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब पूरी तरह से तैयार हैं। विषय एक बार पुनः सुन लीजिए, ब्लाइंडनेस, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। पूरी तरह से बात करेंगे अंधत्व निवारण पर, इसके प्रचार कैसे प्रचार किया जा रहा है इस पूरे हफ्ते कि हम इससे दूर अपने आप को रख सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं और किस तरह से उपचार की दिशा में हम कदम बढ़ा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आज डॉक्टर साहब खुलकर हमें बताएंगे। तो आप हमसे जुड़िए। फोन नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 2342-1082। अगर आप व्हाट्सएप से हमें कुछ लिखकर पूछना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। डॉक्टर साहब के बारे में एक छोटा सा मैं आपको परिचय पुनः दे दूं, जो नए श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं। आप हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल। आप फॉर्मर चीफ हैं आरपी आई सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, एम्स, न्यू दिल्ली से। और डॉक्टर साहब का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आप एक अनुभवी आई स्पेशलिस्ट हैं। हमें खुशी है कि आज समय निकालकर डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब, ये अंधत्व निवारण सप्ताह, पहली बात सबसे पहले यही जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है इसके हमें करने की। जैसा हम जानते हैं कि अंधता एक तरह से बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब आदमी जब पीड़ित हो जाता है अंधता से जी। तो आदमी खुद नहीं, पूरा परिवार, पूरा हमारा समाज और पूरा देश जो है पीड़ित हो जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जागरूकता एक सबसे बड़ी चीज़ है, एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उसका जो है प्रिवेंशन के बारे में सोच सकते हैं। तो जागरूकता जो है इस हफ्ते में नहीं, देखा तो पूरे सालों साल हर दिन जो है इसके बारे में एजुकेशन, प्रिंट मीडिया में हो या फिर रेडियो जैसे हम बात कर रहे हैं या फिर टेलीविज़न मीडिया या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें सब ये बात होनी चाहिए कि ब्लाइंडनेस क्या है, क्या कौन कौन से कारण है इसके, उनका क्या रोकथाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो लोग पीड़ित हैं उनका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये एक मुद्दा हमारे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी इसका एक है। और हर नए जो है रूपरेखा जो आती जा रही है, हमारा समाज चेंज हो रहा है, हमारे
देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए हैं, AI आ गया है, तो उसके भी जो है अपने इफेक्ट आंखों में हो रहे हैं। जो पुराने टाइम में जो बीमारियां होती थी उनका रंग रूप, उनका जो है ट्रीटमेंट प्रिवेंशन चेंज हो गया है। तो हमें इस बारे में जानकारी देना हमारे समाज को बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए ये वीक जो है रखा गया है। जी, जैसा आपने कहा कि पूरे दिन, साल भर, या यूं कहे हर दिन हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए, और आंखें क्यों, हमें अपने जो शरीर के हर अंग की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि एक आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आईज पर जितनी बात हो सके, आंखों पर जितनी जानकारी हो सके आप तक पहुंचाए। और सबसे पहला प्रश्न यही आता है दिमाग में कि इसके क्या कारण होते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, जी जी नमस्कार, आप विजय जी बोल रहे हैं? हाँ जी 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 नमस्कार, पूछिए क्या पूछना है। मैडम, मेरे को ना ग्लूकोमा है। अच्छा, ब्लैक ग्लूकोमा, तो इसका क्या इलाज हो सकता है इंडिया में कि नहीं? जी जी, ग्लूकोमा पे बहुत कार्यक्रम हम वैसे कर चुके हैं, डॉक्टर साहब के साथ भी किया है। डॉक्टर साहब नहीं, ये जो है एक ऐसी समस्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि वो सोचते हैं कि आंखों की बीमारियों का, हर बीमारी का इलाज हो सकता है। ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है, यदि सही टाइम में इसका इलाज न किया जाए तो आपकी दृष्टि खत्म हो सकती है, उसकी जो है रिकवरी नहीं हो सकती है। इसलिए ग्लूकोमा का इन्वेस्टिगेशन, जांच बहुत सही टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्लूकोमा अर्ली स्टेज में है, शुरुआत में है, जब आपको जो है फील्ड इफेक्ट नहीं हुआ है या आपकी नज़र ख़राब नहीं हुई है, तो वहीं पर रुक सकता है। तो इसके इलाज जो हम देखते हैं कि कैसे आंखों का प्रेशर कम कर सकते हैं, जिसे इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ग्लूकोमा पेशेंट में प्रेशर हाई हो जाता है, तो मेन मुद्दा हमारा जो है प्रेशर को कंट्रोल करने का रहता है। इसके लिए या प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती है, ड्रॉप्स, या कभी कभी हम गोली भी खिला सकते हैं कि प्रेशर एक्यूट स्टेज में कम करने के लिए। और जो है कभी कभी जब कंट्रोल नहीं होता तो उसकी सर्जरी भी होती है। तो अच्छी तरह से जांच कराना जरूरी है और सही ढंग से और सही जगह पे इलाज करना आवश्यक है। जी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, जैसे डॉक्टर साहब विजय जी कह रहे हैं, ग्लूकोमा एक अंधत्व का एक काफी बड़ा कारण है, खासतौर पर भारतवर्ष की अगर बात की जाए। हाँ, एक तरह से ऐसी ब्लाइंडनेस है जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लाइंडनेस होते हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, चिट्टा मोतिया हो गया, उससे जो ब्लाइंडनेस होती है उसकी रिकवरी हो सकती है। तो आदमी की इलाज करने के बाद विजन वापस आ जाती है। काला मोतिया ऐसी बीमारी है जिससे हम कहते हैं साइलेंट थीप कहते हैं, बिना पता चले ही आपकी नज़र जा सकती है, कि उसके खास सिम्टम्स होते नहीं है। इसलिए जिन लोगों की फैमिली में काला मोतिया रहा हो पहले से, या जो डायबिटीज से पीड़ित हो, या फिर कोई स्टीरॉयड की गोली आप खा रहे हो या ड्रॉप्स डाल रहे हो, या आंख में चोट लगी हो, तो ऐसे लोगों को काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए तो इन लोगों को जो है केयरफुल होना जरूरी है, और हर बार जब भी आंखों का टेस्ट कराएं तो काला मोतिया के बारे में जरूर पूछें डॉक्टर से कि मुझे है कि नहीं है। इसी कारण से जो है आपकी बचाव हो सकती है। जी, तो मैं ये जानना चाह रही थी इस कॉल से पहले कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो एक ये कारण तो आपने बताया, ग्लूकोमा हो सकती है, क्या इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं? नहीं, बड़े सारे बीमारी हैं जिसके कारण से अंधता हो सकती है, या फिर आपकी जिसे कहते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, या दृष्टि दोष हो सकता है आपको। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जब आप उम्र में आ जाते हैं, जब एज आ जाता है, तब आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है, ब्लाइंडनेस किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको ब्लाइंडनेस होता है, उनसे कैटरेक्ट इज सबसे बड़ा कॉज है। ये जो है 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्लूकोमा, जैसे मैंने कहा, 40 साल के बाद ग्लूकोमा हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, पीछे का रेटिना होता है, उसकी बीमारियां होती है, जिससे आजकल जो है बीमारी इतने ज़्यादा लोगों को हो रही है डायबिटीज़, उसके कारण से भी अंधता हो सकती है। एज के साथ, उम्र के साथ डिजनरेशन हो सकता है आंखों में, पर्दों में, उसके कारण भी ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसे हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो आजकल ब्लाइंडनेस बच्चों में भी बड़ा कॉमन होते जा रहा है। दृष्टि दोष, मायोपिया एक आजकल का एपिडेमिक है हमारे बच्चों में। और साथ में जो है आंखों में एलर्जी होना, एलर्जी के कारण आंख में इन्फेक्शन हो जाना, या बहुत से लोग आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, उसके कारण से भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, एक होता है जो जिससे बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन जिसे बोलते हैं। उसमें सबसे कॉमन होता है कि इंजरी से आंखों को बचाना। जब बच्चे जो है, जैसे फेस्टिवल हमारे होते हैं, दीपावली हो गया, होली हो गया, या फिर दशहरा हो गया, ऐसे टाइम में आंखों में चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो आराम से उसकी रोकथाम हो सकती है।
और जैसे बच्चों के मैंने कहा था कि आपको पढ़ाई ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उसके कारण से मायोपिया हो रहा है बच्चों को, उसका भी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी जिसका रोकथाम हो नहीं सकता है, जैसे जेनेटिक बीमारी होगी, बच्चों को हेरिडिटरी बीमारी होगी जिसमें पीछे का पर्दा खराब हो जाता है, या आपको काला मोतिया हो जाता है जन्म का। ऐसे में जो है उन बच्चों को ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। बीमारी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनको ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं, सही टाइम में इलाज हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि पूरा स्पेक्ट्रम है ब्लाइंडनेस का हर एज में। जैसे बच्चा पैदा होता है, माना प्री मेच्योर पैदा हो गया, ब्लाइंडनेस हो सकता है। अच्छा। पैदा के बाद उसको विटामिन की डिफिशियंसी होगी, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, या फिर उसको जो है कोई सीरियस बीमारी होगी, उसके कारण से ब्लाइंडनेस हो सकता है। ब्रेन में जो है आपको इन्फेक्शन हो गया, या ब्रेन में आपको बड़े सारे बीमारी हो सकती है, बचपन में जो है मीजल्स हुआ, उसके कारण से ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो कोई भी बीमारी शरीर में हो रही है उसके कारण से ब्लाइंडनेस हो सकती है। यानी बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई और बीमारी है, आंखों की बीमारी नहीं है, तब भी आपको आंखों को चेक कराते रहना चाहिए। जो मैंने लास्ट में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई और बीमारी हो सकती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, गाउट हो रहा हो, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, कुछ भी हो रहा हो, कान में इन्फेक्शन हो, नाक में इन्फेक्शन हो, सबसे आंख में बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस उम्र में जैसे आईज की चेकअप कराना चाहिए? जैसे आपने कहा एक बच्चे को भी जन्मजात भी हो सकती है, तो क्या बच्चे को पैदा होने के जस्ट बाद आई चेकअप होना चाहिए? बहुत जरूरी है। या बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा शालिनी जी। बच्चा पैदा होते ही जो है उसका एक जो है ग्रॉस चेकअप हो जाना चाहिए। अच्छा। और बच्चे को जब डिस्चार्ज करते हैं तो एक आई चेकअप कंपलसरी है उस टाइम में, क्योंकि उसी में पिकअप हो जाएगा तो बीमारी रोक सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को आँख में उस टाइम में। और कुछ ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, जिनको हम जो है इंक्यूबेटर में रखते हैं या ऑक्सीजन देते हैं, उनका तो चेकअप होना बहुत ही कंपलसरी है। जिनका बॉडी वेट जो है 2000 ग्राम से कम हो या 1800 से कम हो, उनका आंखों का चेकअप आज के टाइम में बहुत ही कंपलसरी है। लीगल इश्यू है उसमें। अच्छा। यदि सही टाइम में इलाज नहीं हो तो बच्चा ब्लाइंड हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्रीमेच्योर बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा जब वैक्सीनेशन के लिए जा रहा होता है उसमें चेकअप कराइए। जब बच्चा स्कूल जा रहा है तब चेकअप कराना कंपलसरी है। स्कूल में हर साल बच्चे के आंख का चेकअप कंपलसरी है, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। जब बच्चा जो है स्कूल ख़त्म करता है, जब उसको हायर स्कूल एजुकेशन जाना पड़ता है उसमें करना पड़ सकता है। जब जॉब में जाते हो तब चेकअप होता है। और एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है 40 ईयर प्लस, उसमें भी आंख का चेकअप बहुत ही कंपलसरी है। जिनको बीमारी है उनको तो हर 6 महीने 1 साल में चेकअप करना चाहिए। जो हेल्दी है उनको साल में एक बार रूटीन चेकअप जरूरी है। जी। तो एक जो आम एक धारणा है कि कोई तकलीफ होगी, दर्द होगा, सूजन होगी, पानी निकल रहा होगा आंखों से, कुछ ऐसा होगा तब हम जाएं डॉक्टर के पास, इसको हमें इस धारणा को बदलना है। हाँ, क्योंकि आंखें ऐसी चीजें बहुत ही सेंसिटिव है। और आंखों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि आंखें तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये आपने सही कहा, रुकना नहीं है कि कोई बीमारी हुई तभी जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ भी हो सकता है, उसका असर आंख में आ सकता है। तो इसलिए आंखों का चेकअप जरूर कराइए और अपने तरफ से अपने आप ही इलाज मत करिए। ये सबसे ज्यादा हमारे देश में इसके कारण से प्रॉब्लम होती है, आंखों के में भी और शरीर में भी। तो खुद के डॉक्टर नहीं बनना आपको जो है प्रॉपर जो है इलाज और जांच और एडवाइस लेके ही इलाज करनी चाहिए। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ओवर द काउंटर दवाई नहीं लेनी है और खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर्स मौजूद हैं और बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर्स हमारे पास हैं, और साथ साथ रेडियो डॉक्टर आपकी सेवा में हैं। तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर खुद ना बने, यहाँ जो डॉक्टर आते हैं उनकी एडवाइस जरूर लें। एक लिसनर वेट कर रहे हैं, फोन कॉल पर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोले। अच्छा, एक तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे सफेद मोतिया में लेंस डालते हैं और मोतियाबिंद में, तो जो हमारे गांव के एक डॉक्टर साहब हैं, तो मैं लेंस के बारे में पूछा उनको, तो कोई कहते हैं कि लेंस जो है 90,000 का होता है, कोई कहते हैं कि 10,000 का होता है। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, लेंस तो एक ही जैसा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना है सर, जिसका पर्दा खराब है तो उसका पर्दा ठीक हो सकता है एम्स में?
हाँ, देखो पहले मैं पर्दे के बारे में आपको बताऊंगा। जो पीछे का पर्दा होता है जिसे रेटिना बोलते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है जिनका इलाज संभव है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनका इलाज नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे जेनेटिक बीमारी या हेरिडिटी बीमारी, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी आपने सुना होगा, उनका अभी तक कोई खास इलाज हमारे पास है नहीं। उसमें भी स्टडीज हो रहे हैं, जीन थेरेपी शायद फ्यूचर में आ जाएगा। लेकिन जो डायबिटिक रेटिनोपैथी या पर्दे में सूजन आना या पर्दे में ब्लड आ जाना या पर्दा उखड़ जाना, इन सब का इलाज आराम से हो सकता है। सही टाइम में करना बहुत जरूरी है। तो मैडम सर, तो पहला कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछा था, जो लेंस हम आंख में लगाते हैं, आजकल जो भी कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसमें लेंस हर पेशेंट में लगता ही लगता है। तो उसके लिए जो है अलग अलग तरीके के सर्जरी होती है, अलग अलग प्रकार के लेंस भी होते हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस, जो कि आपको दृष्टि जो है साफ कर देता है दूर के लिए, पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। एक होता है मल्टीफोकल लेंस, जो दूर का, पास का, नियर का जो है साफ दिखाता है। तो जैसे जैसे लेंस का क्वालिटी और टेक्नोलॉजी चेंज होता है, उनके प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। कुछ टॉरिक लेंस भी होता है, मोनोफोकल टॉरिक, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जो मोनोफोकल लेंस का कॉस्ट सपोज 10,000 रुपये है, टॉरिक होगा तो 15,000 हो सकता है। तो हर क्वालिटी और हर डिज़ाइन का कॉस्ट होता है। एक ही लेंस का एक ही कॉस्ट जो है फिक्स नहीं होता। अच्छा, या वो डिपेंड करता है कौन सा लेंस जो है पेशेंट चूज करता है अपनी सुविधा के लिए। जी जी, ओके, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आप सब तक पहुंचने के लिए तैयार है। बस जरूरत है हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए। हमारे फोन कॉल्स खुले हैं, हमारे फोन नंबर्स खुले हैं, हमारा व्हाट्सएप खुला हुआ है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर लौट कर आते हैं। आप रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। और ये जो गीत चल रहा था डॉक्टर साहब, लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना, तो मुझे लगता है हम सबकी आंखों में हम सबका फसाना लिखा होता है। और हम इसकी देखभाल कैसे करते हैं, ये आंखें तो बेचारी कोशिश करती है हमें बताने की कि भाई जाओ डॉक्टर को दिखाओ, पर कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो जिस शायर ने गाना लिखा होगा उस टाइम में, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये कितना ट्रू हो सकता है। आज की डेट में साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है, आंखों में देख करके, आंखों का एग्जामिनेशन करके आप शरीर की हर बीमारी को पता कर सकते हैं। अच्छा, उसका क्या सिचुएशन है, कितने सीवियर है, माइल्ड है, उसका कंट्रोल कैसा है, अच्छा, और आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो आंखों को देख के बता सकता है। अच्छा, आप देख रहे हैं आंखों के बिना आप जो है विदेश घूम भी नहीं सकते, कि आपकी आंखों की स्कैनिंग होती है तब जाके आपको वीजा मिलता है। जी जी जी। तो आंखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, हमारा बायोमेट्रिक भी वैसे ही लगता है। और डॉक्टर साहब, जो आपने बहुत जरूरी बात बताई कि आंखों से पहले तो हम ये सोचते थे कि दिल की बातें जो है आंखों से बयां होती हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है पूरी शरीर की बातें जो है वो आंखों से बयां हो सकती हैं, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन जो मैं कह रही थी, अगर हमने नेग्लेक्ट किया या कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती हैं, ये ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है हो जाएगा ठीक, ये ड्राई आई होगी, दवाई डाल लो या कुछ छपके मार लो, कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या इस तरह की जो हम बात करते हैं, ये क्या कभी सीरियस भी हो सकती है? देखो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अपने आप ठीक हो सकती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा। लेकिन वो बहुत ही माइनर चीज़ हो सकती है। लेकिन आज की डेट में किसी भी चीज़ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि छोटी चीज़ बड़ी हो सकती है। उस छोटी चीज़ को जो सही टाइम में इलाज करेंगे तो उसके कारण से कोई नुकसान आंखों में नहीं होगा। जैसे सिंपली हम बोलते हैं कि आई फ्लू हो गया आपको, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, बहुत कॉमन है एक सीजन में जो है। जब रेनी सीजन आ जाएगा तो सब कोई हो सकता है। हाँ। उसका भी जो है आपने ठीक ढंग से उसका इलाज नहीं कराया तो आंखों में उससे भी दुविधा आ सकती है। अच्छा। हमने ऐसे मरीज भी देखा है जो अपनी आंख खो देते हैं उस इन्फेक्शन होने के कारण, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन उसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, उस कारण से जो है आपको नुकसान हो सकता है। बहुत से लोग बाजार से दवाई ले लेते हैं बिना पूछे, जिसमें स्टीरॉयड हो सकता है, उस कारण से आपकी आंख खराब हो सकती है। सिमिलरली जैसे आपने ड्राई आई की बात की है, यदि ड्राई आई सही टाइम में उसको सही इलाज नहीं किया तो धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाता है। जब लंबे समय तक ड्राइनेस रहती है तो फिर उसका रिकवरी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और नॉर्मल होना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि दवाई दे करके उसको जो है कंफर्टेबल किया जाए। तो इसीलिए जैसे आपने सही कहा कि सही टाइम में बीमारी की रोकथाम हो जाए
तो सीरियस उसका इफेक्ट जो है रोक सकते हैं हम लोग। जी जी, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं जिसमें यही बात कई लोग पूछना चाहते हैं, पर हम एक कॉलर पहले ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए। जी नहीं, आमिर भाई जी जी आमिर भाई जी, हाँ जी बताएं क्या पूछना है। सर को भी नमस्कार। नमस्कार भैया। हाँ जी, सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरी आंख में कई बार ब्लड आ गया। हाँ। पहले भी 3 इंजेक्शन लगाए थे और आज 16 दिन पहले भी 1 इंजेक्शन से लगाया था। तो ब्लड आ जाता है बार बार। तो आप क्या डायबिटिक है? हाँ जी मैंने आपसे पहले भी एक बार बात की थी। आप सर मेडिकल में बैठते हैं ना? हाँ, अभी फिलहाल तो नहीं हूँ। हाँ जी। जैसे आप कह रहे हैं ना, बार बार आपके आंख में ब्लड आ रहा है, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में जो है, जब पीछे पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसमें खून के नसें ग्रो करने लगती है और उसमें उसके कारण से जो है ब्लीड हो सकता है। तो इसीलिए इंजेक्शन के साथ साथ में जरूरत पड़े तो आंखों की एंजियोग्राफी होनी चाहिए, उसके अनुसार से लेजर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो इंजेक्शन तो सर जी मैंने 5 बार हो गए। हाँ, फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नया एरिया आ रहा है या ठीक से पूरा लेजर नहीं हुआ है। तो मेरा सजेशन ये होगा, एक बार प्रॉपर चेकअप कराइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा एक बार एंजियोग्राफी करके देख ले कौन सा एरिया छूट गया है जिसके लिए लेजर करना पड़े आपको जो है, तभी जाके आपका ब्लीडिंग का कम रोकथाम हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, ये 2 चीज़ें जरूर कराइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद यामिन भाई। और बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सुधीर सिंह लिख रहे हैं कुतुबगढ़ से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके आने से वैसे ही माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है और डॉक्टर साहब आपके आने से हमें अच्छा लगता है क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। ये पूछ रहे हैं कि लुब्रिकेट करने के लिए क्या हमें रेगुलर हम डाल सकते हैं दवाई? अभी आप कह रहे थे कि क्रोनिक होता है तो डालना होता है। तो लुब्रिकेशन एक ऐसी दवाई है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स। ये जो है हमारे नेचुरल टीयर का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारी टीयर सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए इसको हम डालते हैं। तो इससे आंखों में इससे 3-4 फायदा होते हैं। एक तो जो है आंखों की सफाई कर देता है, दूसरा आंखों में एक जो है एक गीलापन ले आता है जिससे आपको कंफर्ट हो जाता है, तीसरा इससे जो है आंखों में जो अनचाहा प्रोडक्ट होते हैं वो भी साफ कर देते हैं। तो आंखों के टिश्यू के डैमेज की रिकवरी में भी काम आते हैं। तो लुब्रिकेंट जो है 3-4 तरीके से काम करता है, इससे आंखों में नुकसान नहीं होता। तो आप दिन में 2 बार 3 बार या हमेशा भी डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो बॉटल आप खोलते हैं उसको 1 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसमें दोबारा आपके बॉटल के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वहाँ लिखा होता है डोंट यूज मोर देन आफ्टर ओपनिंग फॉर मोर देन 1 मंथ। तो ये ख्याल रखना चाहिए। लुब्रिकेशन कभी भी यूज़ कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका ऑपरेशन हुआ हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, आंखों में खुजली पानी हो तब भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आंखों में पानी के छींटा न मारें, उसके जगह पर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से आंख साफ कीजिए। तो दिन में कितनी बार कर सकते हैं? मिनिमम 3 बार तो करना चाहिए आपको। और डॉक्टर साहब, कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो बॉटल खोलने के बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या ये भी हेल्प करता है उसकी लाइफ में? no, फ्रिज में रखने से जो है उसकी जो है सैंक्टिटी या जो उसका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्शन नहीं बचा सकते हैं। तो इन्फेक्शन, बॉटल में इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए 2-3 चीज़ें होती है। एक तो दवाई के अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम जो खाने पीने की चीज़ें सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऐसे आंखों की दवाई में भी हो सकता है। दूसरा, जब भी आप उसका कैप खोलते हैं तो आपने अपने हाथ से जो है उसके नोजल में टच नहीं करना है और कैप को सही ढंग से उसको लगा के रखना है, टाइट रखना है। तो इस कारण से जो है उसमें इन्फेक्शन नहीं फैलेगा आपका जो है। जी, हमारे एक लिसनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, आपका नाम क्या है? मैम प्रवीण सिंगल बोल रहा हूँ मेरठ से। नमस्कार भैया। जी नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते प्रवीण जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाह रहा था। जरूर मिलिए सर। मुझे मेरा ग्लूकोमा का वो डायग्नोस हुआ है। हाँ। नहीं देखो, अभी तो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ नवीन जी सुन ले, अभी तो मैं एम्स में नहीं हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ। एम्स के बगल में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है जिसका मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ, वहाँ पर आप आ सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पड़ेगा वो? आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कुछ अभी प्रश्न करना है प्रवीण जी? अभी कुछ पूछना है आपको? मैं ग्लूकोमा के बारे में वही दिखाऊंगा इनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे पास एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब, लिखने वाले ने लिखा है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि कई बार दवाई जो हम तो अभी खैर टीयर ड्रॉप्स की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनका ऑपरेशन हुआ है और इनकी उम्र है 73 ईयर्स, मेरठ में ये रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं दवाई डाल रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं, तो मुझे कब तक डालनी होगी? जैसा मुझे लगता है कि इनका जो है शायद सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हुआ होगा, और उसके लिए नॉर्मली जो है आर्टिफिशियल टीयर या जो नेचुरल टीयर हम बात कर रहे थे वो डालते हैं बहुत सारे मरीज। यदि आपको उससे सुविधा मिलती है, आपको आराम मिलता है आंखों में, तो उसको डालते रह सकते हैं बिना कोई नुकसान के जो है। यदि वो और दवाई है, यदि कभी कभी हो सकता है काला मोतिया की दवाई हो, उसको भी आप बंद नहीं करना जब तक कि डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करे। तो यदि काला मोतिया की दवाई डालें तो बंद कभी नहीं करना आपको जब तक कि डॉक्टर बना करे उसको, तो डालते रहिए, उसका जरूर फ़ायदा होगा। यदि आपके मन में दुविधा है तो पास के किसी डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए, वो आपको अच्छा सजेशन देंगे। जी, और बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्होंने मैसेजेस हमें किए हैं, और ख़ासतौर पर एक जो बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप और जैसा हमने कहा डिजिटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूज़। तो रिया जी लिख रही हैं उत्तराखंड से कि मैम लॉन्ग आवर्स हैं, सिटिंग आवर्स हैं, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, आंखों से पानी भी निकलने लगता है, तो क्या आंखों को वॉश करना प्रेफर करना चाहिए, और आंखों को ठंडा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, कुछ तो मैंने अभी हमने आंसर कर ही दिया है। तो ऐसे में जो है आंखों को ठंडा रखना है तो अच्छी बात है। उसके लिए जो है आप साफ पानी से अपनी आंखों को जो है साफ कर सकते हैं, आंख बंद करके। आंख में ठंडक जो है आपके पलकों में होनी चाहिए, आंख के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पलकों को ठंडा ही दे सकते हैं सब ठंडे पानी से धोएंगे, तो खुले आंख में नहीं धोना चाहिए। आंखों के अंदर जो है आर्टिफिशियल टीयर यूज़ कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर, आपका स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज़्यादा है तो हर 2 या 3 घंटे में एक ड्रॉप आपको पढ़ना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके 20-20-20 रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी ड्राइनेस कम हो जाएगी और आपकी जो पानी आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, जो स्क्रीन है आपके आंखों के पैरेलल होना चाहिए। स्क्रीन में जितनी इल्यूमिनेशन है उतनी जो है आउटर इल्यूमिनेशन उतनी होनी चाहिए। आप स्क्रीन में बैठे हैं और लाइट ऑफ है तो आपको स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा। और यदि आपको चश्मा पहनते हो तो चश्मा पहन के ही आपको काम करना चाहिए। कभी कभी जो है लोग ब्लू कट फिल्टर भी लगाते हैं, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। तो यदि आपको हेडेक होता है तो इसका एक मुख्य कारण जो है आपको स्ट्रेन पड़ सकता है, उसका इलाज करना पड़ेगा आपको। जी, बलजिंदर सिंह लिख रहे हैं दिल्ली से, उनकी उम्र 31 साल है। लिख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, 8 घंटे रेगुलर लैपटॉप पर काम करता हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन भी चलता रहता है। लैपटॉप पर काम करते करते मेरी आंखों से में खुजली और भारीपन लगता है, और जब मैं ऑफिस से ब्रेक लेकर बाहर धूप में जाता हूँ तो अचानक से आंखों पर माइल्ड दर्द जैसा लगने लगता है। मेरी आंखों के नीचे लाइन है और स्वेलिंग रहती है। आजकल लोग बोलते हैं कि डार्क सर्कल्स क्यों हैं। इन्होंने पूरी बात अपनी भेजी है। बलजिंदर जी सुनिए डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं आपको। ये तो आजकल की जो है एक हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज हो गया ये, क्योंकि हम सब लोग जो है ऑफिस के अंदर ही काम करते हैं और सब कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर आपके जो है मोबाइल फ़ोन में काम होता है। इसके कारण से जो है आंखों में स्ट्रेन तो पड़ता ही है, क्योंकि छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, स्ट्रेन पास में काम करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा असर आंखों के ड्राइनेस में पड़ता है। तो जैसे मैं कह रहा था 20-20 रूल्स, यदि आप जो है हर 20 मिनट में जो है 20 सेकंड का ब्रेक लेंगे तो आपका ड्राइनेस का साइकिल 20 मिनट का ही होगा। यदि आप 2 घंटे 4 घंटे काम करेंगे, आपका ड्राइनेस 4 घंटे चल रहा है, तो 4 घंटे में आँख में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके कारण से आँख में लाली, दर्द, पानी आना, जैसे आप कह रहे थे जैसे बाहर जाते हैं आपको हेडेक होता है या रोशनी आँख में चुभ रही होती है, उसका कारण मेन वही है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने वर्क को कस्टमाइज करें। तो आप 2 घंटा काम कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक करके आँख में आर्टिफिशियल टीयर डालिए, थोड़ा 20 सेकंड बाहर किसी से बात कर लीजिए, आप दूर देखिए और 20 सेकंड पलकों को झपकिए 5-10 बार, तो उससे जो है ड्राइनेस खत्म हो जाएगा और आपकी दुविधा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये कॉमन वर्ड है, कस्टमाइजिंग योर वर्क। तो जो भी आपका जो है वर्क स्टाइल चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी,
लगभग ऐसा ही कुछ हमारे दूसरे लिसनर ने लिखा है, मुजफ्फर अरमान पेंट, खुर्द जिला मालर कोटला। ये लिख रहे हैं कि आंखों में हमेशा पानी निकलता रहता है और डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठता हूँ तो धुंधला सा दिखाई देता है, तो इसका भी यही कारण होगा शायद जो आप बता रहे हैं? नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन जो धुंधलापन आना जो है सीरियस इश्यू है। अच्छा। नॉर्मली सिंपल ड्राइनेस में आपको जो है धुंधला नहीं दिखेगा। हाँ, विजन ठीक ठाक रहता है, कभी कभी आपको धुंधला दिखता है, तो जैसे आप ब्लिंक करते हैं तो आपका धुंधलापन साफ हो जाता है। यदि धुंधलापन लगातार रहता है तो उसका और कारण हो सकता है, आपके दृष्टि दोष हो सकता है, या आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, आंख में कीचड़ होता है उससे भी हो सकता है। तो इसके लिए एक चेकअप की इनको आवश्यकता है, जरूर पास के हॉस्पिटल जाके चेकअप कराइए अपना। जी, आइए बात करते हैं हमारे एक कॉलर से। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। मुजाहिद बात कर रहा हूँ दिल्ली से। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत अच्छा टॉपिक, वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा। जितनी तारीफ करी जाए प्रोग्राम की इतना ये कम है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका ये, और आपका बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। प्रोग्राम नए नए टॉपिक, नई नई अच्छी जानकारी हमें मिलती रहती है। और डॉक्टर साहब से एक सवाल मेरा है, मैं आरपी पेशेंट हूँ, तो डॉक्टर साहब कुछ है आरपी पेशेंट का, कुछ निकला है कुछ ट्रीटमेंट? और थोड़ी सी दुख भरी खबर आपने सुना दी, आप रिटायर हो गए। डॉक्टर साहब अभी भी कार्यरत हैं और आप उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं। मैंने सुना नहीं ठीक से, कहाँ पे मिलेंगे आप? ये एम्स के बिल्कुल बगल में साउथ एक्सटेंशन में है, डॉक्टर अग्रवाल साई हॉस्पिटल। जहाँ तक वेबसाइट पे भी आ जाएगा ये? हाँ, और जहाँ तक डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। यस। जी, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, वैसे डॉक्टर साहब कुछ आरपी के पेशेंट हूँ, इसको कुछ है वैसे ट्रीटमेंट? आरपी में बहुत काम चल रहा है अभी। जो एक जीन इसमें पिकअप हो गया, जीन थेरेपी शुरू हो रही है एक तरह के आरपी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल में जो है काफ़ी इसमें उन्नति होगी इस बीमारी में, इसके इलाज में जो है। तो आप चाहो तो एम्स में एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनका आपके पास आ जाए तो कुछ बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं, मैं आपको जहाँ पर जो जीन आइसोलेशन करते हैं, जीन बैंकिंग हो रही है, वहाँ आपको रेफर कर दूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीआई सेंटर में जाना पड़ेगा? हाँ, वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है जीन्स का ना। जी, अच्छा। चलिए, धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत सारी बातें और श्रोताओं तक पहुंच रही हैं। जीन जो थेरेपी या जीन पे जो रिसर्च चल रही है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आप हैं रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज बात हो रही है ब्लाइंडनेस कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाला, फॉर्मर चीफ हैं आरपी आई सेंटर एम्स न्यू दिल्ली से। और बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने हमें बताई, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी जानना बाकी हैं, बल्कि यूं कहे बहुत सारी बातें जानना बाकी हैं, क्योंकि हमारे श्रोताओं के जो मैसेजेस हैं बहुत सारे बचे हुए हैं। एक ये मैसेज हमारे पास है, गौतम प्रसाद लिख रहे हैं औरंगाबाद बिहार से। मैं 35 इयर्स का हूं, जब मैं काम करता हूं, सिलाई करता हूं, तो आंखों से पानी निकलने लगता है। तो डॉक्टर साहब ने काफी बताया है, गौतम जी सुन रहे होंगे कार्यक्रम में। हाँ, जो भी सिलाई बुनाई का काम करते हैं उनको पास का काम करना पड़ता है, और मुझे पता है ये लोग काफ़ी कम लाइट में काम करते हैं, तो थोड़ा लाइटिंग इम्प्रूव करें, और बीच बीच में जो है आंखों की जो है सफाई कर रहे हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल टीयर डाल के मैंने कहा था, वो डाल करके आंख साफ रखेंगे तो आंखों में पानी आना कम हो जाएगा। नॉर्मली 35 साल में जो है पास की चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लोग सिलाई बुनाई या कताई बुनाई का काम करते हैं उनको पास का चश्मा लग सकता है इस एज में भी। तो थोड़ा यदि आपको देखने में दुविधा हो रही है तो पास का चश्मा लगा सकते हैं आप। जी, हमारे कॉलर हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, अपना नाम बता दीजिए। मैं रश्मि भारद्वाज सहारनपुर यूपी से बोल रही हूँ। जी रश्मि जी, बताइए क्या पूछना है। डॉक्टर साहब मेरे को ना दाईं आंख में कैटरेक्ट की शुरुआत बताई है। हाँ। तो इसका ऑपरेशन जब ये मैच्योर हो जाए तब कराना चाहिए या शुरू में ही करा लेना चाहिए? नहीं, थैंक यू रश्मि जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जहाँ तक कैटरेक्ट का आजकल जो ऑपरेशन होता है वो देखते हैं कि मरीज को कितनी उससे परेशानी हो रही है। हम लोग जो है आजकल मोतियाँ पकने के लिए वेट नहीं करते, तब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। आजकल जो है सर्जरी करके आपकी नज़र पहले से भी अच्छी कर सकते हैं, इसलिए तो अभी मेरे को विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत धुंधला नहीं दिख रहा, लाइट सा ब्लर हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो आपका काम चल जाएगा। यदि आप तो लगता है कि होम मेकर है, यदि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में दुविधा हो रही है, लाइट आपकी आंखों में जो है एकदम से ब्राइट नहीं लग रही है, गाड़ी में चलाते तो ऐसे में जो है ऐसे में आप रुक सकते हैं, डॉक्टर का एडवाइस ले लीजिए, और यदि आपकी विजन कम हो जाती तो ऑपरेशन करा सकते हैं आप। एक बात और पूछनी थी डॉक्टर। पूछिए भी।
कि मेरे फादर हैं 90 इयर्स के, हाँ, तो हाँ, उनका एज रिलेटेड डिजनरेशन हो गया है, तो थोड़ी थोड़ी ब्लाइंडनेस हो गई है। मतलब अपना डेली रूटीन के काम वो कर पाते हैं, पर कुछ भी पढ़ नहीं पाते, या इस तरह का हो गया है उनका, ब्लड दिखता है उनको। तो इसमें कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट? है ना, दो तरह के होता है ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। एक होता है ड्राई वाला, एक होता है वेट। यदि ड्राई है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वेट है तो उसमें जो है आंखों में इंजेक्शन लगा के विजन इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार ओसीटी करके देखना पड़ेगा कि किस तरह का है, उसके अनुसार से फिर आगे इलाज कर सकते हैं। अभी इस टाइम में आप मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। जी, थैंक यू डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और मैसेजेस बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करती हूँ फटाफट लेने की। विलेज कुंडली पोस्ट नागेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्रीभूमि असम से हमारे पास ये मैसेज आया है। लिखने वाले हैं हृतेंद्र दास, मनीष, वर्षा, शिफाली और मदब दास। लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम एंड वी आर ट्यून्ड बाय मोबाइल एप्लीकेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद दास फैमिली, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने श्रोताओं को याद दिला दूं, आपने याद दिलाया है कि आप इस कार्यक्रम को हमारे ऐप यानी प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। तो इसे डाउनलोड जरूर करें और प्रतिदिन इस पर सुने या रेडियो पर सुने, ये आपकी इच्छा है, पर सुने जरूर। और ये एक हमारे पास मैसेज आया है डॉक्टर तितियाल एंड शालिनी मैम, नमस्कार डॉक्टर साहब। आंखों की बीमारी को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र किस में ज्यादा होती है? और दूसरा इनका क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब अनुभव नेत्रदान के विषय में लोग कितने जागरूक हैं? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से। नहीं, पहले तो चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक नेत्रदान का सवाल है, उसमें जागरूकता काफ़ी बढ़ी है पिछले कई सालों में जो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जितने लोग हमारे जो प्रत्यारोपण के लिए वेट कर रहे हैं वो पूरा हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो अभी भी ये मुहिम जो है बहुत तेज़ी से चलाने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों को आगे आना पड़ेगा नेत्रदान करने के लिए। जहाँ तक आंखों की बीमारी है, ऐसा सोचते थे पहले कि ग्रामीण क्षेत्र में अंधता कम होगी और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होगा, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। दोनों, ग्रामीण क्षेत्र ले लो या शहरी ले लो, दोनों में अंधता की बीमारी काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट जो कैटरैक्ट है, काला मोतिया है, वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। ये यहाँ पर जो है लोगों का अवेयरनेस नहीं है और सही टाइम में इलाज नहीं करा सकते, सुविधाएं कम है, उस कारण से जो है अंधता वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। जहाँ तक शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो है उनकी अलग समस्या है। वहाँ पर जो है आंखों की बीमारी, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ये जो है यहाँ पर ज़्यादा है, उसके कारण से बीमारी हो रही है। आप देखेंगे हर क्षेत्र में हमारे भारत देश में अंधता की अन्य अन्य कारण है, बीमारियां सब जगह है और हर जगह जो है हमें इलाज या अवेयरनेस की बढ़ाने की जरूरत है। जी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो प्लीज। हेलो, उधर ट्रांसफर करते हो? आप रेडियो डॉक्टर में हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। हेलो हेलो जी, हमें आवाज आ रही है आपकी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। श्याम सुंदर जी, पूछना है, क्या पूछना है आपको डॉक्टर साहब से, बताइए। बेटे ऐसे यार, मेरी ना 77 मेरी एज है जी। हमारी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी पीछे से चली आ रही है। मेरे मामा जी 3 थे, एक ये थी। हम 4 भाई हैं, 2 की है। आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। हम समझ गए, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप रेडियो पर सुने, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन किया। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके परिवार में ये बीमारी है, और नॉर्मली जो है नाइट ब्लाइंडनेस का सबसे मुख्य कारण जो हेरिडिटरी होता है उसे हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या पिगमेंटरी रेटिनल डीजनरेशन की बीमारी होती है, उसमें हो जाता है ये। तो जहाँ तक इस बीमारी का डेफिनेटिव इलाज है वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है कुछ ऐसी सुविधाएं आप ले सकते हैं जिससे आपकी जो है देखने में जो है थोड़ा फ़ायदा हो जाए, जिसे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आपके मैग्नीफायर, ग्लासेस और कुछ और सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इलाज है उसके लिए मल्टीविटामिन्स काफ़ी समय से लोग खाते हैं उसको, लेकिन धीरे धीरे जो है आपके पीछे के पर्दे और नस में असर आ जाता है और आंखों की जो है रोशनी कम होती चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसको रोकने के लिए ऐसा आज तक कोई खास इलाज हमारे पास है नहीं।
तो आप रेडियो डॉक्टर में हैं और समय अब उतना नहीं है, लेकिन अभी भी 10 मिनट है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट पर थोड़ा बता रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि क्या नई नई तकनीक आई हैं, अगर हम इस दिशा में बात करें तो। नहीं, आजकल जो है जैसे सारे लोग हमारे जितने भी आजकल पेशेंट्स हैं वो जो है आप देखेंगे गूगल सर्च करते हैं, चैट जीपीटी देख के उनके मन में आता है कि ये बीमारी हो सकती है, उनको ये इलाज हो सकता है। अच्छी बात है, उससे आपको थोड़ी समझ आ जाती है, लेकिन असली इलाज जो है डॉक्टर के थ्रू ही करना चाहिए। तो चैट जीपीटी हो या एआई हो, ह्यूमन इंटरफेस तो ज़रूरी है। तो जहाँ तक नई पद्धतियाँ आ रही, कुछ चीज़ें जो इस सेंचुरी में आई है, बीमारी भी आई, जैसे मायोपिया हम कह रहे थे बच्चों में जो है, उसमें हमारे पास मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस आ गए हैं, जिसे डी फोकस लेंसेज बोलते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए मायोपिया रोकथाम करने के लिए। साथ में जो है ऐसे ऐसे डिवाइसेज आ गए जिसमें आपकी नज़र बढ़ा सकते हैं, जिसके एक आँख में नज़र कम होगी सपोज आपकी, जो है उस आँख की विजन भी हम बढ़ा सकते हैं नई टेक्निक के द्वारा जो है। और आँखों में ऐसे अच्छे लेजर्स आ गए जिसके कारण से आपको जो है आँखों के चश्मा उतर सकता है, या फिर आपके पर्दे में बीमारी हो तो लेजर से उस पर्दे की बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो आ रही है, एआई बेस्ड ट्रीटमेंट जो है हर चीज़ में आ रही है, डायग्नोसिस में, मैनेजमेंट में, जो आपके इलाज करते हैं, रिसर्च में, सब उसमें आ रहा है। और जो अंधे लोग हैं जिनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता, वहाँ पर एआई बेस्ड सिस्टम, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे एआई बेस्ड ग्लासेस है, जो आपके सराउंडिंग को बता देता है कि आपके आसपास में कौन है। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ को भी एआई पिकअप कर लेता है, तो आप जो है आवाज़ के साथ आदमी को कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। साथ में जो रिसर्च आजकल हो रहा है कि एक रेटिना चिप्स बन रहे हैं, जिसके कारण से आंखों की इमेज को जो है ब्रेन पे ले जा सकता है। अच्छा। तो एक ये फ्यूचर की एक टेक्नोलॉजी है, जिससे आदमी जिसको कुछ नहीं दिखता है उसको भी दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक एआई बेस्ड ग्लासेस है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करता है जो अभी अभी ब्लाइंड हुए हों, जो पहले देखते थे, वो अपने आप को कोरिलेट अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो लोग जन्म से ब्लाइंड है उनमें थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है ये जो है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिसर्च अभी भी चल रही है और उम्मीद है जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र जितने फ़ायदे हैं वो हमारे सभी साथियों को मिल सकेंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। ललित यादव जी नोएडा से लिख रहे हैं कि क्या बच्चों का आँख का चेकअप हम करवा सकते हैं अगर कोई सिम्टम नहीं है, प्रिवेंटिव वे में? जैसे आपने कहा था कि जैसे बच्चों में कोई सिम्टम होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चे की आँखों में दृष्टि दोष है। ये तो आपको ख्याल करना चाहिए। बच्चा कोई भी चीज़ बहुत पास जाके देखता है, जैसे टीवी के बहुत पास जा रहा है, या किताब बहुत पास रख के पढ़ रहा है, या स्कूल में उसका प्रोग्रेस ठीक से नहीं हो रहा है, टीचर कंप्लेंट करता है बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो दृष्टि दोष हो सकता है उसको। उसकी आंख में दर्द नहीं होगा, कोई लाली नहीं होगी, लेकिन आंखों को चेकअप कराना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि प्री स्कूल गोइंग एज में आंखों का एक रूटीन चेकअप कंपलसरी आजकल है, और हर साल जो है स्कूल में आई चेकअप या हेल्थ चेकअप होना आजकल कंपलसरी है। तो जो पीटीए होता है, आप लोगों को स्कूल के अथॉरिटी को बोलना चाहिए, उनकी हेल्थ चेकअप की सुविधा देनी चाहिए उनको, तभी जो है बच्चे जो है हमारे अच्छे निकल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डी रांची, ये रांची से इनका नाम है डी त्रिपाठी, 79 ईयर्स के हैं, बीपी के मरीज हैं। इन्होंने लिखा है कि दाहिनी आंख में मुझे कुछ लूटी जैसा कुछ लिखा है इन्होंने, क्या दिखता है, डॉक्टर बोलते हैं कोई खास बात नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। ऐसे हम फ्लोटर्स कहते हैं, जो आंखों में काले काले धब्बे या ऐसे ना जैसे मच्छर जैसे घूमते हैं, वो दिखते हैं बहुत सारे लोगों को। इसमें चिंता वाली बात तो नहीं है, लेकिन चिंता वाली बात भी हो सकती है। तो उसके लिए एक पर्दे का रूटीन चेकअप, पर्दा फैला करके रेटिना का पूरा स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। यदि रेटिना नॉर्मल है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आंखों में काले धब्बे दिख सकते हैं, लेकिन आपको अचानक काले धब्बे बहुत सारे हो जाए या फिर आंखों में रोशनी चमकने लगे, तो ये सीरियस सिम्टम है। यदि ये हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जो आपने 20-20-20 रूल की बात की है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें पलक झपकनी है या सिर्फ देखते रहना है जब 20-20 का रूल? हाँ, यदि इसका बेसिक पर्पज ये है कि आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगे, कि याद रहे, इसलिए 20-20 रूल बनाया है। 20 मिनट आप काम करते हैं, क्लोज काम करते हैं, तो 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना है, जिसमें आप 20 सेकंड दूर बाहर देख सकते हैं, और 20 सेकंड के लिए 15 बार जो है आपको पलकों को झपकना है।
पूरा आंखें बंद करके आंख खोल के बंद करना है, और 20 सेकंड जो है आप लोगों से बात कर सकते हैं। इसमें मैंने 20 और सेकंड जोड़ा है, जिसमें यदि आप कंप्यूटर में या बैठ के काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड आपका नेक का एक्सरसाइज भी करना है, जिससे कि आपकी नेक की प्रॉब्लम भी कम हो जाए। तो आंखें नहीं है, नेक में भी, आपके शरीर में भी प्रॉब्लम हो सकती है जब ऐसे बैठ के लोग काम करते हैं। तो 20 मिनट काम, 20 सेकंड का रेस्ट, 20 सेकंड प्लग झपकना, 20 सेकंड दूर देखना, स्पेशली पॉसिबल बाहर जो है हरियाली देखें, और 20 सेकंड के नेक एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपके नेक की दुविधा भी कम हो जाए। जी, और ये संजय जी लिख रहे हैं कि मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी के एक आंख का ऑपरेशन हुआ मोतियाबिंद का, और दूसरी आंख में भी आ गया है। अभी बनवाने का हिसाब नहीं है, लेकिन उसमें कभी कभी लाली और पानी आ जाता है, क्या करें? तो अभी एक हमारे फोन पर भी रश्मि जी ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। देखो, तो जहाँ यदि मोतियाबिंद है तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं उसको रख करके जो है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दोनों आंख में एक ही जैसा ऑप्टिक्स हो जाएगा तो मरीज को अच्छा लगता है। आंखों में लाली होना और दर्द होना एक इतना सीरियस चीज़ हो सकती है मोतियाबिंद के साथ भी। कभी कभी मोतियाबिंद के साथ काला मोतिया हो सकता है। मोतियाबिंद काला मोतिया कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो इतना लंबा वेट नहीं करें कि आँख की जो है कंडीशन ख़राब हो जाए। मैं चाहूँगा आप दोबारा डॉक्टर से मिलिए, यदि मोतिया बढ़ रहा है तो ऑपरेशन करा लीजिए आप। जी, और ये एक और मैसेज हमारे पास है। गुड आफ्टरनून मैम, और मैं बाबू अंसारी, अहमदपुर बाज़ार, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से ये मैसेज लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि काम करते समय धूल और मिट्टी आंखों में कचरा चला जाता है, और उससे होता यह है कि जल्दी जब तक सोते नहीं हैं तब तक कचरा आंखों से निकलता नहीं है। तो तुरंत कचरा निकालने के लिए क्या करें? वैसे आपने ये भी बताया था। मैंने पहले बता दिया, आपके पास यदि आर्टिफिशियल टीयर्स हैं तो उसके बूंद को जो है 2-4 बूंद डालोगे तो अपने आप अंदर से साफ हो जाएगा। यदि आपके आँख में कुछ चला गया है तो एक पहला काम तो ये करना है कि आँखों को धो सकते हैं साफ पानी से आप। दूसरा जो है, आपको आँखों को हाथ से रगड़ना नहीं है, हाथ से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके कारण से आँख में जख्म हो सकता है। तो बेस्ट ये होगा कि एक साफ पानी से आँख धो लीजिए। उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो आर्टिफिशियल टीयर डाल के आँख को साफ रखिए। जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आपने बहुत सारे कारण बताए हैं जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो क्या हमारा लाइफस्टाइल, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस की भी हम बहुत बात कर रहे हैं, खान पान है या एनवायरनमेंट है, ये भी कुछ इफेक्ट करता है क्या? नहीं, डेफिनेटली। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, खाने पीने का जो है बहुत गंभीर समस्या आजकल नहीं है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले जो है विटामिन ए डिफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो जाती थी हमारे कंट्री में। अभी भी गांव दूर दराज एरिया में कुछ बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं एक्यूट विटामिन ए डिफिशिएंसी से। जैसे बच्चे को एक्यूट डायरिया हुआ और उसके बाद विटामिन ए कम होगा तो आँख जो है पूरी गल जाती दोनों जो। अच्छा, वो अभी भी है। तो हम ये कहते हैं इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट बच्चे को देना ज़रूरी है, दूध ज़रूर देना है, हरी सब्जियां देनी है और फ्रूट्स देने हैं बच्चे को जो है। लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जो है 1 से 2 घंटे की आउटडोर एक्टिविटी कंपलसरी है आजकल बच्चे के लिए, जिससे उसके विटामिन लेवल्स ठीक हो जाएंगे, उसकी जो है ऑक्सीजनेशन अच्छा हो जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ तक और चीज़ें हैं, सप्लीमेंटेशन वो भी ज़रूरी है। विटामिन सप्लीमेंटेशन जरूरी है, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है वो भी देना जरूरी है। न्यूट्रिशन का भी इसमें रोल तो बहुत अच्छा रोल है। ये बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक काम आता है जी। तो जहाँ तक वो ऐसी चीज खाए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। जी जी, एक मैसेज रोहतक से आया है। RS मलिक जी ने लिखा है कि रेगुलर लिसनर हैं और लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ 70 इयर्स की है और बाइनोकुलर डिप्लोपिया से ग्रसित हैं। तो क्या नॉर्मली जो ये डिप्लोपिया बता रहे हैं, जब आंखों के मसल में पैरालिसिस हो जाता है तब ये डिप्लोपिया होता है। तो इसके लिए जो है आपको प्रॉपर जांच करने की ज़रूरत है। नॉर्मली पैरालिसिस जो मसल की होती है या तो डायबिटीज से हो सकती है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से मसल पैरालिसिस हो गया है। तो इसका जांच करना कंपलसरी है। यहाँ तक कि आपको CT स्कैन, MRI भी कराना पड़ सकता है और सही कॉज पता चल जाए तो उसके बाद जो है डिप्लोपिया का इलाज कर सकते हैं। यदि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो आजकल बड़े अच्छे लेंसेज बनते हैं जिससे प्रिज्म लेंसेज कहते हैं, जिससे डिप्लोपिया जो है ख़त्म हो सकता है आपका। जी, तो बहुत सारी जानकारियां इस कार्यक्रम से आपको मिली होंगी, ऐसी उम्मीद है। आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं, healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम को आपने सुना तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप इसमें और क्या बदलाव
या सुधार चाहते हैं। और आज अब डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने का समय आ गया है। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल हमारे साथ रहे। आप फॉर्मर चीफ हैं RPI सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला है, यहाँ आए हैं। हमारे श्रोताओं के इतने सारे प्रश्नों के, इतनी सारी संशयों के और प्रॉब्लम्स का समाधान आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की ब्लाइंडनेस कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर। बस अब मुझे भी यानी अपने दोस्त को भी दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।